मैं तो अपना सारा का सारा फोकस बस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स पे लगाने वाली हूँ, क्योंकि क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्लास 12 के बाद तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी में अपीयर होना होगा और साथ में अच्छा स्कोर भी लाना होगा। लेकिन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना है, तो मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूं, मैं सीयूईटी के लिए पढ़ूं, या मैं दोनों को साथ में लेकर चलूं? उफ, कितना कंफ्यूजन है। क्या दोनों की प्रिपरेशन साथ नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो कैसे? ये वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपके माइंड में नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स के एंड हर क्लास 12 स्टूडेंट के माइंड में होते ही हैं कि दोनों को हम लोग साथ में कैसे बैलेंस करें, अगर दोनों के लिए हम लोगों को साथ में प्रिपेयर करना है तो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। और अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, और उसी सोल्यूशन के बारे में करने वाले हम आज की इस वीडियो में बात। यानी कि बच्चे ये समझ जाते हैं कि ओके, हमें बोर्ड एंड सीयूईटी के लिए साथ में प्रिपेयर करना है, साथ में पढ़ना है, साथ में मैनेज करना है, लेकिन कैसे करें? हमें तो स्कूल भी जाना है, हमें तो पढ़ाई भी करनी है, तो कैसे दोनों को साथ में मैनेज करें? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, और आपको दोनों को साथ में अगर प्रिपेयर करना है तो उसका कोई राइट तरीका भी होता है, उसका कोई राइट अप्रोच भी होता है। तो वो क्या राइट अप्रोच है जिसको आपको यूज करना है, और आपको दोनों के लिए ही साथ में प्रिपेयर करना है, दोनों में ही अच्छा स्कोर करना है, और पूरे साल भर इस चीज को आपको कंटिन्यू करना है, ताकि जब बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे आपका सीयूईटी हो, आपको कभी भी दोनों ही एग्जाम के टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे टॉपर्स मैनेज करते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि टॉपर्स जैसे अपना स्टडी प्लान बनाते हैं, हमें भी उसी तरीके का स्टडी प्लान बनाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपर्स ने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई होती है वो उनके लिए वर्क करती है, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा होता है वो उनके लिए वर्क करता है, देन दे बिकम अ टॉपर। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है तो आपको राइट अप्रोच समझना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ढंग से पढ़ना है, एंड देन आप भी एक टॉपर बनने की काबिलियत डेफिनेटली रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों को लगता है कि हम एक ऐसा स्टडी प्लान बनाएं, हमारे पास एक ऐसा इफेक्टिव स्टडी मेथड होना चाहिए जिसमें बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाए, सारे सब्जेक्ट, हम सीयूईटी के लिए भी पढ़ लें, प्लस हमारा जो डेली स्केड्यूल है वो भी उनके साथ बैलेंस हो जाए, और हमारे जो वीकली टारगेट्स हम लोग बनाते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, साथ साथ में वो भी होता रहे। तो अगर ये सारे एलिमेंट्स हमारे किसी स्टडी प्लान में मिल जाएं तो हमारा एक इफेक्टिव स्टडी प्लान या इफेक्टिव स्टडी मेथड हमें मिल सकता है। और इस स्टडी मेथड में आप लोगों का एम बस यही होता है कि क्लास 12 के लिए भी पढ़ लें, हम लोग सीयूईटी के लिए भी पढ़ लें। तो एक ऐसा ही स्टडी प्लान आपको बनाना है, लेकिन उसको बनाना कैसे है और उसके लिए राइट अप्रोच क्या है, बात करते हैं उस बारे में। तो कैसा आपको स्टडी प्लान बनाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको कंसिडर करनी है? तो सबसे पहले देखिए कि बैलेंसिंग बोथ इज पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन आता है तो यस, इन दोनों को साथ में बैलेंस करना, इन दोनों को साथ में मैनेज करना इज क्वाइट पॉसिबल। अब पॉसिबल कैसे है, जरा इस बात को समझिए। देखिए, आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना है? आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपनी एनसीईआरटीज को पढ़ना है, राइट? जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आपको एनसीईआरटीज पे फोकस करना है। अब जब आप एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे तो इसी एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए अगर आप दो अप्रोचेस को साइमल्टेनियसली लेकर चले, यानी कि जब आपने एनसीईआरटी को पढ़ा तो उसमें आपने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें अंडरलाइन किया, उन्हें हाईलाइट किया। अब आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलते हैं, प्लस वहां पर आपको थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो जब आपने एनसीईआरटीज को पढ़ा तो आप जब बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, जब आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में हर सब्जेक्ट में आपको आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी बनानी पड़ती हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए आंसर राइटिंग को अच्छा बनाना है। लेकिन जब आपने एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपने उसी टाइम वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस उस चैप्टर से बन सकते हैं, जो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, अगर आपने उनको भी साथ के साथ प्रिपेयर कर लिया तो एनसीईआरटी का अगर हम लोग एक चैप्टर बोलें, कोई भी एक चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपने कोई भी एक चैप्टर पिक करा, आपने उसको बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर ली, एंड आपने अपने सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरीके से आपने एक चैप्टर को दो तरीके से कवर भी कर लिया और दोनों के लिए आपने साथ साथ प्रिपेयर भी कर लिया। तो इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ईजी है, और आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग ही होता है। तो आपको
बस राइट अप्रोच चाहिए कि ओके मैंने एक चैप्टर पढ़ा, इसको मैं इन दोनों तरीके से कवर कर लूँ, तो मैंने बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर लिया, मैंने अपने CUT के लिए साथ साथ प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू NCERT प्लस CUT। तो अब फिर बच्चों को लगता है कि ओके अगर हम NCERT पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने जब NCERT को पढ़ा तो हमें स्कूल में या फिर टीचर्स के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन CUT के लिए हम लोगों को कैसे पढ़ना है? देखिए, सिंपल सा अप्रोच आपको अपनाना है कि आप जब भी NCERT को रीड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। ओके, अब क्योंकि CUT एग्जाम में भी आपकी जो NCERT है वहां से आपको कई बारी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपने जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया तो वो आपके दोनों चीज़ों में हेल्प कर देंगे। तो ये जो NCERT आपने पढ़ी, इसमें जब आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली तो आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर ही लिया, क्योंकि उसके लिए आप माइंड में लेके चल रहे हैं कि मुझे बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना है। लेकिन अगर आपने यही चीज़ें जो अभी हाईलाइट की हैं इनको बार बार रिवाइज करा, उनको देखा कि यहाँ से कैसा MCQ बन सकता है, या फिर जब आपने एक्चुअल में MCQs दिए, आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि ओके इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो आपने फिर उसी के MCQs को प्रैक्टिस कर लेना, आपने मॉक टेस्ट के थ्रू उन MCQs को प्रैक्टिस कर लेना है। तो आपको NCERT जो आपने पढ़ी उसके थ्रू आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हाईलाइट कर लिया। अब ये जो आपने चीज़ें हाईलाइट की हैं ये दोनों चीज़ों में आपकी हेल्प कर देंगी, आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे भी अगर आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं रिविजन के लिए उसमें भी, और CUT से पहले अगर आप हाईलाइटेड पोर्शंस को भी पढ़ना चाहते हैं एक क्विक रिविजन के लिए उसमें भी। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू स्टार्ट CUT प्रिपरेशन अर्ली। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि CUT तो हमने 2026 में देना है तो वी हैव इनफ टाइम, इतना टाइम है कि अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं एंड देन जब अराउंड जनवरी फरवरी हम मार्च के टाइम पर अपना एग्जाम वगैरह आराम से ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग CUT के लिए पढ़ेंगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अब गलती यहीं पर होती है। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक ही चीज़ को पढ़ सकते हैं और दोनों एग्जाम को कवर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पढ़ते हैं, अपनी बुक्स को पढ़ते हैं, बट उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स पर होता है, और लास्ट में जब उनके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तब वो पैनिक करने लगते हैं कि अब कैसे पढ़े, अब कैसे प्रिपरेशन करें, 10 डेज भी बचे हैं, 15 डेज भी बचे हैं, अब कैसे होगा। तो इसीलिए जब आपको पढ़नी वही चीज़ है बट उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर लेना है, तो इट्स बेटर कि आप अभी से CUT के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उस टाइम पर फिर आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। उस टाइम पर बस आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, उनको आपको रिवाइज करने का काम रह जाता है और आपका पूरा का पूरा फोकस बस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने पर होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि हम लोग मार्च के टाइम पे जाकर प्रिपेयर करेंगे, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है, और कई बारी इस प्रॉब्लम की वजह से वो ज़्यादा पैनिक करते हैं और उस टाइम पर वो जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाते, उनकी रिटेंशन पावर उस टाइम पर कम हो जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं और उसी टेंशन में उनका टाइम पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा होता है। तो इट्स बेटर कि सेम चीज़ पढ़नी है तो आप अभी से ही CUT के लिए भी प्रिपेयर करें, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू माइंडसेट रीसेट। अब देखिए, काफ़ी सारे बच्चों का ना ये प्रॉब्लम रहती है, ये इशू रहता है कि वो सोचते ही रहते हैं कि ओके स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, यस हम लोग कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे CUT के लिए भी स्टार्ट कर देंगे। फिर वो सोचते हैं कि टॉपर कैसे पढ़ता है, टॉपर ने कैसे पढ़ा होगा, टॉपर ने भी तो लास्ट में पढ़ा होगा, हम भी लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं, आपको अपने माइंडसेट को रीसेट करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको ये समझना होगा कि आप दोनों चीज़ों के लिए साथ में पढ़ने का अगर डिसीजन ले चुके हैं तो फिर पढ़िए। आपको सिर्फ सोचते ही नहीं रहना कि शुरू होगा, हम लोग करेंगे, एक टाइम आएगा, हम अगस्त में करेंगे, सितंबर में करेंगे। जब आपने सोच लिया कि आपको CUT एग्जाम देना है, तो जिस टाइम पर सोच लिया बस उसके बाद अपने लिए एक प्लान बनाइए एंड अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो बार बार बस सोचते रहने से आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, उस सोच को आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा और प्रिपेयर भी करना होगा, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए एक प्लान बनाएं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट को किस किस तरीके से कवर करना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने माइंड सेट को करें रीसेट, और किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब डिसाइड कर चुके हैं कि दोनों को साथ में मैनेज करना है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू डीक्लटर योर स्टडी प्लान। अब क्या होता है कि जब मैंने कहा कि आप अपना स्टडी प्लान बनाएं, ओके अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बच्चे बस सोचने में करेंगे 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 में ही ऐसे 2-3 महीने तो ऐसे ही निकाल देते हैं। अब स्टडी प्लान बनाने की जब बात आती है तो बच्चे स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनको इतना ज़्यादा लगता है कि हम लोग दोनों को मैनेज कर लेंगे, कि जब वो स्टडी प्लान बनाने पर आते हैं ना,
तो इतना अनरियलिस्टिक सा स्टडी प्लान बना लेते हैं जिसमें इतनी सारी चीज़ों को वो रख लेते हैं अपने स्टडी प्लान में कि एक दो दिन तो जब मोटिवेशन यहाँ है तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक दो दिन बाद जब ऐसे डीमोटिवेटेड सा फील होने लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना पड़ रहा है, सीयूटी के लिए भी बहुत प्रेशर हो रहा है मुझ पर, तो उस टाइम पर बच्चे क्या करते हैं, वो स्टडी प्लान फॉलो नहीं कर पाते और वो जो इतनी मेहनत करके स्टडी प्लान बनाया होता है अल्टीमेटली वो किसी काम का नहीं रहता। तो इसीलिए जब आप अपना स्टडी प्लान बनाएं ताकि आप बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों को साथ में मैनेज कर सकें, तो उसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड रखें, काफ़ी ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने स्टडी प्लान को जब डीक्लटर करना है, एक ईजी सा स्टडी प्लान बनाना है आपको, तो उस सिचुएशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आपको ना क्लियर गोल रखने हैं पर सेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने स्टडी प्लान में रखा कि मुझे आज इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ओके, तो आपने ये नहीं सोचना कि आज इकोनॉमिक्स की बुक लेकर बैठेंगे और देखा जाएगा जितना पढ़ना है, नहीं। आपको अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पिक किया है तो उस सब्जेक्ट में आपका आज का टारगेट क्या है, आपको कितना पोर्शन आज कंप्लीट कर देना है, या फिर आज उसकी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। आपको अपना स्टडी प्लान इसके अकॉर्डिंग बनाना है कि 1 गोल पर सेशन, ये मैंने इतना पढ़ना है, आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, देन कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। देन है यूज्ड फिक्स टाइम ब्लॉक। अब क्या होता है, किसी दिन मोटिवेशन ज़्यादा होता है तो ऐसे 2-3 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं, फिर किसी दिन मन ही नहीं होता तो पूरा दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर ऐसे 2-4 दिन निकल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपना एक फिक्स्ड टाइम बनाना है कि ओके दिस इज़ द टाइम जहाँ पर मुझे अपनी बुक्स के साथ बैठना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो आपको फिक्स्ड टाइम रखना है, क्योंकि जब आप फिक्स्ड टाइम पे पढ़ते हैं ना तो ग्रेजुअली वो आपकी हैबिट बन जाता है कि उस टाइम पर आप पढ़ाई करने में अच्छे से आपका जो आउटपुट आता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो इसीलिए आपको फिक्स्ड टाइम सेट करना है कि ओके मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम स्लॉट में मुझे ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और इस सब्जेक्ट में इतना पोर्शन आज मुझे कंप्लीट करना ही करना है। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू सेइंग नो टू रैंडम स्टडी। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कोई भी आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़ने का मन है, आज ये पढ़ लेते हैं, फिर 2-4 दिन तक नहीं पढ़ा, फिर किसी दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में आज मज़ा आ रहा है, आज ये वाला पढ़ लेते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको हर चीज़ को प्लान करना है, आपको देखना है आपको कौन सा सब्जेक्ट आज खत्म करना है, कितनी देर आप उस सब्जेक्ट को करने वाले हैं, प्लस आपने उस सब्जेक्ट में अपना जो एक डेली स्केड्यूल बनाना है कि आज ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कल ये वाला करना है, या मॉर्निंग में ये वाला सब्जेक्ट करना है, इवनिंग में ये वाला सब्जेक्ट करना है। तो सारी चीज़ें जब सिंप्लीफाइड होती है ना, इनिशियली आपको थोड़ा सा फॉलो करने में सारी चीज़ों को डिफिकल्टी आती है, बट जैसे जैसे आप रूटीन में आते जाते हैं, जैसे जैसे आप इसे अपनी हैबिट बना लेते हैं ना, फिर आपका ये स्टडी प्लान आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू, आप एक काम और कर सकते हैं कि वीकडेज पर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के स्कूल होते हैं तो स्कूल टाइम के साथ चीज़ें मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप अपने वीकडेज के लिए एक तरीके का प्लान बना लें कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, एंड जो आपका वीकेंड आए, जो भी सैटरडे और संडे का जो आपको वीकेंड मिले, उस पर आप एक पर्टिकुलर टाइप का प्लान बना लें कि इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ना है, या फिर इन दिनों में मुझे रिविजन करनी है। वीकेंड बेस्ट टाइम होते हैं जब आप बैठकर जो भी आपने हफ्ते भर पढ़ा उसका अच्छे से एक बार रिविजन कर लें, और रिविजन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम हो चाहे सीयूटी, किसी भी एग्जाम में रिविजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ यू कैन क्रिएट योर स्केड्यूल लाइक दिस। अब कई बार होता है कि आप लोग ऐसे टाइम स्लॉट्स नहीं दे पाते हैं, आप डेफिनेटली ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे इस टाइम पर ये सब्जेक्ट करना है, इस टाइम पर ये करना है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये रख सकते हैं कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में फ्री रहते हैं तो आप क्या करें कि मॉर्निंग टाइम में आप लोग सेट कर लें कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। सिमिलरली आफ्टरनून में जो भी स्लॉट आपको लगे कि ओके मेरे पास ये अभी 2-3 घंटे हैं दिन में, तो आप उस टाइम पर दूसरा सब्जेक्ट कर ले। सिमिलरली इवनिंग में, तो आप अगर टाइम स्लॉट्स नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं कि मॉर्निंग में ये वाला कंप्लीट करना है, आफ्टरनून में ये, इवनिंग में ये। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं इन केस किसी दिन आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाए तो आप आफ्टरनून में, आप इवनिंग टाइम में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगी, आप ईजिली मैनेज कर पाएंगे। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू टिप्स टू स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे 1-2 हफ्ते बच्चों की कंसिस्टेंसी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, बट ग्रेजुअली क्या होता है कि जैसे जैसे आपका पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगता है, आपका स्कूल टाइम्स वगैरह का भी इशू रहता है, आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर, इफ़ यू वांट कि आप 12th बोर्ड में भी अच्छा करें एंड आप CUT में भी अच्छा स्कोर करें। तो क्या वो टिप्स है? सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया
है कि आप एक सब्जेक्ट वाइज कैलेंडर बना लीजिए। सब्जेक्ट वाइज कैलेंडर का सिंपली इतना मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स को कब कब आपको कंप्लीट करना है, क्या वो टाइम स्लॉट आपका रहने वाला है। देन यूज पोमोडोरो टू अवॉइड बर्नआउट। देन मेक नोट्स और यूज माइंड मैप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप नोट्स बना लेंगे तो आपको ही हेल्प होगी, क्योंकि एक टाइम पर जब आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम पर वो ईजी लगता है, सब चीज़ें समझ आ जाती है। लेकिन अगर आप उसका रिविजन नहीं करते हैं एंड देन एक महीने बाद उठा के फिर से आप उस चैप्टर को देखते हैं तो चीज़ें फिर उतनी क्लियर नहीं रहती हैं। तो इट्स बेटर कि आपने जब पढ़ा तभी हाईलाइट कर लिया, नोट्स बना लिए, और या फिर आप सबसे बढ़िया काम ये कर सकते हैं कि आप माइंड मैप्स बना लें। आपने चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ आए उसके अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का माइंड मैप क्रिएट कर लें। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं ताकि कोई सा भी आपको एग्जाम देना उस टाइम पर बस आप माइंड मैप से क्विकली एक रिविजन कर सकें। ओके, देन अवॉइड फुल सिलेबस प्रेशर। जब बच्चे स्टार्ट करते हैं ना तो वो पूरा का पूरा सिलेबस देख रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इतना सारा सिलेबस है और इतना सारा सिलेबस कवर कैसे होगा। भाई आपके पास इतना सारा सिलेबस है तो आपके पास पूरा साल भी है, आपको एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म करने को नहीं बोला गया है, ना ही आपको एक मंथ में कवर करना है पूरा का पूरा सिलेबस। इसीलिए अभी आपके पास बेनिफिट है कि आप अभी स्टार्ट करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ पाएंगे और CUT के लिए भी, क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस आपको कवर करना है इसको कवर करने के लिए आपके पास अभी इनफ टाइम है। तो पूरे सिलेबस का प्रेशर ना लेते हुए धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लें और उन स्मॉल स्टेप्स में अपने हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में एक एक पोर्शन को आप कंप्लीट करते हुए चलें। तो इस तरीके से आप थोड़ा कंसिस्टेंट रह सकते हैं अगर अपने माइंड में क्लैरिटी रखें कि ओके इस चीज़ को इस तरीके से करना है और इस चीज़ को इस तरीके से। आप इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। कई बार हम लोग प्लान बना लेते हैं कि ओके हम लोग इस तरीके से करेंगे, आप 2-4 दिन कर भी लेते हैं और मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो इसको पूरा फॉलो कर पाएँ, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करें। अब प्रोग्रेस ट्रैकिंग कैसे करनी है? सबसे पहले आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ा तो उसको समझा, आपने उसको पढ़ा, उसमें आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। तो ऐसे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए कि क्या मैं हर सब्जेक्ट में इस तरीके का जो फॉलो है, जो पूरा का पूरा तरीका, इस तरीके को फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं। ओके, देन आपको नोट्स बनाने हैं, अंडरलाइन कर लिया, देन नोट्स बना लीजिए उसके, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दिस इज द इंटायर प्लान जो हम लोगों ने जिसमें बात करी, दैट व्हाट इज द राइट अप्रोच दैट इफ you want to score well in your board exams as well as in your CUT एग्जाम। तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में उन हर एक क्वेश्चन का ही आपको आंसर निकालना है, और जब आपको उसका आंसर मिल जाएगा यानी कि आपको तरीका मिल जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन का सल्यूशन क्या अप्लाई करना है, आपके लिए उस चीज़ का क्या सल्यूशन है, और उसका सल्यूशन मिलते ही तो फिर आपके लिए सारी ही चीज़ें ईजी हैं। आपको सिर्फ चीज़ों को प्लान करना है, एक स्टडी स्केड्यूल बनाना है, उसको फॉलो करना है और उसको कुछ इस तरीके से फॉलो करना है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। सो इस अप्रोच को आप भी फॉलो कीजिए एंड देखिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स एंड अपने CUT एग्जाम के लिए साथ में प्रिपेयर कर पा रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।